हेलो बच्चों। आज हम अपनी वेक्टर की कहानी को और थोड़ा आगे चलने के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा, आपने सीखा है कि वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है, पैरेलल वेक्टर्स का, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का एंड पॉलीगॉन लॉ और ट्रायंगल लॉ यूज करके हमारे पास अगर एंटी पैरेलल और पैरेलल वेक्टर्स नहीं है तो उन्हें ऐड करके उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। लास्ट वीडियो हमने लीव किया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। हम वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो हमारी मदद ग्राफिकली एंड एनालिटिकली फॉर्मूला वाइज कैसे कर सकता है। राइट, सो लास्ट टाइम हमने देखा था इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप यानी यूनिट सेम होने चाहिए, एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट। सो एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट का मतलब होता है कि वो टेल टू टेल जॉइंट, ठीक है, टेल टू टेल जॉइंट है, are represented in magnitude and direction along two adjacent sides of a parallelogram. So this side and this side is of a parallelogram and adjacent है ये, and their resultant vector, resultant क्या होता है, हमेशा दोनों वेक्टर का एडिशन। whenever they ask you resultant vector you need to add both vectors. Resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal drawn from the same point. So ये जो diagonal है ये हमारा resultant vector है जो कि p vector plus q vector देता है। नाउ ग्राफिकली सेम चीज की जा सकती है, आप दोनों वेक्टर्स को ऑन स्केल ग्राफ को बनाएं, उन्हें ज्वाइन कर लें, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें और इस डायगोनल की लेंथ निकालें, तो आपको पता चल जाएगा कि इस वेक्टर का रिजल्टेंट जो है इन दोनों का उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है और आप इसका एंगल पता कर सकते हैं फ्रॉम योर प्रोडक्ट। दोनों चीजें ग्राफिकली निकाली जा सकती है। बट हमने पहले ही डिस्कस किया था कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो हमारी मदद करता है एनालिटिकली, फार्मूला वाइज ही हेल्प करता है हमारी कि हम इसे इजीली विदाउट यूजिंग ग्राफ सॉल्व कर पाए। तो आज हम वही देखेंगे कि इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, कैसे डिराइव किया जाता है। बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन है फॉर्मूला डेरिवेशन का, तो हम उसे आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि इसका फॉर्मूला डिराइव कैसे। ना एक वेक्टर है हमारे पास p, दूसरा वेक्टर है हमारे पास q एंड उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। इसका पैरेललोग्राम हम कंप्लीट करेंगे, सो वी विल गेट a b c d एंड दिस पैरेललोग्राम हैज टू वेक्टर्स एज द एडजेसेंट साइड। सो पैरेललोग्राम लॉ की पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड। डायगोनल जो है हमारा वो दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर एंड डायगोनल की वैल्यू जो है लेंथ जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड। अल्फा इज द एंगल बिटवीन द AB वेक्टर एंड द रिजल्टेंट, वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन देता है। सो वी गेट द रिजल्टेंट वेक्टर एज द लेंथ AC एंड द डायरेक्शन एज एंगल अल्फा। नाउ द कंस्ट्रक्शन दैट स्टार्ट्स दिस डेरिवेशन इस डेरिवेशन में कंस्ट्रक्शन में मेजर काम ये है कि आप फ्रॉम C you will drop a perpendicular, you will drop a perpendicular, so from C you will drop a perpendicular downwards and उसके बाद में हम AB को एक्सटेंड करेंगे and they will meet at point E. So this is the construction that starts the derivation for parallelogram. क्या हमारा कंस्ट्रक्शन है, C से परपेंडिकुलर बनाओ, AB को एक्सटेंड करो, दोनों परपेंडिकुलर जहां मीट करेंगे दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड E. नाउ ये होने के बाद में हमारा अगर हम ट्रायंगल लेते हैं ACE, राइट, सो हमारा ट्रायंगल का नाम अगर हम लिखते हैं ACE, सो in triangle ACE, राइट, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि देखिए ये हमारा ट्रायंगल ACE है, यहां बना दे रहा हूं CEA एंड दिस इज योर आर वेक्टर। सो ACE में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हमारा काम सॉल्व इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमें a और c की वैल्यू नहीं दी जाती, हमें दोनों वेक्टर्स की वैल्यू दी जाती है और थीटा की वैल्यू, दोनों के बीच के एंगल की वैल्यू। तो वी हैव p q and theta, so our formula should also be in terms of p q and theta, so we need to eliminate a and c in terms of p q and theta. so चलो देखते हैं हम एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं। उसका एलिमिनेशन करने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल को यहां बनाते हैं, हमारे पास ट्रायंगल आ गया BEC। सो ट्रायंगल BEC, ये एंगल थीटा क्यों है, क्योंकि
पैरेललोग्राम का ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो वो थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया बाय करस्पॉन्डिंग, राइट। अब हमें अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसकी लेंथ भी क्यू हो जाएगी, इसको क्यू बोल देते हैं, राइट। अब हमें क्या निकालना है, सी और बी, जो ए बी का पार्ट है, राइट। ए का पार्ट बी है तो बी और सी मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। साइन थीटा इज इक्वल टू, कुछ लोग बोलते हैं अपोजिट अपॉन हाइपो, कुछ लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, दोनों चीजें सेम है। इट विल गिव यू सीई अपॉन क्यू वेक्टर। सो यहां से आपको सी की वैल्यू आ जाती है क्यू साइन थीटा, राइट। हमने ट्रायंगल लिया, हमें वैल्यूज पता थी, हमने साइन थीटा लगाया, हमें सी जो है वो क्यू साइन थीटा, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सी और ए की वैल्यू जो है वो पी क्यू एंड थीटा के टर्म्स में चाहिए, राइट। अगर आपको रीजन पता होगा कौन से स्टेप को क्यों करना है तो आपको डेरिवेशन याद नहीं करना पड़ेगा, आप खुद उसको रीजन आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। सो वेरी सिंपल, नो द रीजन नो द आंसर, सी इज क्यू साइन थीटा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं cos थीटा, सो cos थीटा जो है दैट इज इक्वल टू बीई अपॉन क्यू, एडजेसेंट अपॉन हाइपो या बेस अपॉन हाइपो। सो बीई हमें यहां से आ गया इक्वल टू क्यू cos थीटा, राइट। अब देखो हमें बी मिल गया है, सी मिल गया है, जिसमें से सी की सब्स्टिट्यूशन तो भूल ही रहे थे हम, तो सी की सब्स्टिट्यूशन हमें क्यू sin थीटा मिल गया, हमें आंसर भी क्यू और थीटा के टर्म्स में, राइट। नाउ हमें देखना है कि अगर हम ए ई को निकाल पाए ना, ए ई जो है अगर आप इसे देखते हैं, ए ई द एंटायर लेंथ, राइट। सो ए की पूरी लेंथ जो है वो ए बी और बी से बनी है, यहां देखिए ए बी एंड बी ई, राइट। सो अगर मैं यहां से ए ई निकालता हूं तो वो बोलता है भाई मेरी वैल्यू जो है वो हो जाएगी ए बी प्लस बी ई। ए बी की लेंथ तो हमें पहले ही दे रखी थी डायग्राम में, पी वेक्टर, और बी हमने निकाल दिया क्यू cos थीटा। देखो कितने इजी नंबर्स आ गए, ये आ गया हमें क्यू sin थीटा सी और ए आ गया हमें p प्लस क्यू cos थीटा। जब हमें ये वैल्यूज आ गई, हमें ये वैल्यूज पता चल गई, तो हमारा काम सिर्फ ये इसको भाग यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना, राइट। सो हमारा इक्वेशन बन जाता है r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए कितना है p प्लस क्यू cos थीटा का स्क्वायर। प्लीज इंडिविजुअल स्क्वायर मत कर देना, इंडिविजुअल स्क्वायर इसलिए नहीं करना है क्योंकि ए का अगर स्क्वायर करोगे तो इस पूरे टर्म का स्क्वायर होगा, राइट। तो पूरे टर्म का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर। सी में एक ही टर्म है क्यू साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब ये आ गया हमारे पास में, हम देखो क्वेश्चन में ही सॉल्व हो गया, डेरिवेशन अगर आप देखते हैं तो यहां सॉल्व हो चुका है हमारा काम, हमें पी क्यू और थीटा दे दो, ये तीनों वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आर की वैल्यू निकल जाएगी। बट ये थोड़ा और सिंप्लीफाई होता है, ये थोड़ा और सिंपल फॉर्मूला है, राइट। सो फॉर्मूला क्या देता है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ये जो ऑलरेडी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, राइट। मैंने आया क्या इसका, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड यहां पे ऑलरेडी q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्रेजेंट था। नाउ व्हाट आई नीड इज आई नीड यू टू ऐड दीस टू। हाउ डू आई ऐड दीस टू, यहां देखो q स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर आ जाता है मुझे, यहां से क्या बचता है q स्क्वायर हटाने पे cos स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या बचता है हमें sin स्क्वायर थीटा। सो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अगर हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू हमने 10th में सीखी थी 1 होता, तो 1 into q स्क्वायर, यहां पे सिर्फ बच जाएगा आपके पास में q स्क्वायर, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया सिंपल टर्म्स में अगर हम लिखते हैं तो हमारा फॉर्मूला है r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। ये हमारा फॉर्मूला बन गया r की वैल्यू निकालने के लिए।
बहुत इजी डेरिवेशन है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, स्टेप्स के रीजन याद रखोगे तो स्टेप्स याद रहेगा, राइट। तो आर स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसको अगर याद रखना है तो बहुत सिंपल तरीका है ना, ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला है, बस ab के साथ में cos थीटा लगा, राइट। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आता है, लेकिन उसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा हमें, cos थीटा लगाना पड़ेगा, राइट। अच्छा, हमें r की वैल्यू आ गई, लेकिन वेक्टर में क्या चीजें चाहिए होता है बच्चों, हमें दो चीजें, राइट। हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमने क्या निकाला अभी, इसकी लेंथ निकाली, लेंथ क्या होती है, एरो की मैग्नीट्यूड होती है। सो वंस यू हैव द मैग्नीट्यूड, नाउ आई नीड टू वर्क ऑन कि मेरा ये अल्फा कितना, राइट। सो मेरा नेक्स्ट काम है कि मुझे देखना है कि मेरी अल्फा की वैल्यू क्या है, राइट। सो अगर मैं अल्फा की वैल्यू चेक करता हूं, राइट, सो अल्फा जो है वो बहुत इजीली डिराइव होता है, देखो, क्योंकि हमने जो मेहनत वाला काम था वो ऑलरेडी कर दिया। क्या हमने सारे चीजों को ए पी क्यू एंड cos थीटा के टर्म्स में निकाला, ठीक है। सो हमने पी क्यू cos थीटा के टर्म्स में निकाला, तो हमें आ गया फॉर्मूला आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos, राइट। वहां पे हमने a प्लस बी में लिखा था, हमने इसको a वेक्टर लिया हुआ था, ठीक है, और यहाँ b वेक्टर लिया हुआ था। डोंट गेट कंफ्यूज, वहां pq लिखा हुआ था मुझे पता है, लेकिन हमारा आइडिया है कि ये a वेक्टर लिया है, वो b वेक्टर, ये p या q डजंट मैटर, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, राइट। फॉर्मूला का आइडिया सेम है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर दोनों वेक्टर को हम ऐड करेंगे स्क्वायर करके एंड 2pq cos थीटा, राइट। सो ये आ गया हमें रिजल्टेंट। अब हमें निकालना है अल्फा। अल्फा की वैल्यू जो है वो हमें आ जाएगी tan अल्फा, राइट। tan अल्फा जो है, आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, आप ट्रायंगल लेंगे ये वाला, तो ये वाला ट्रायंगल अगर आप लेते हो तो आपको अल्फा मिलेगा। tan अल्फा जो है वो है c अपॉन e, राइट। c कितना आया था हमें, c हमें आया था, ये वैल्यू जो आई थी, ये हमारा q वेक्टर है, तो ये आ गया था q एंड sin, राइट। और उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो ये जो लेंथ आया था वो आया था p प्लस q cos थीटा। तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें वैल्यूज क्या आती है, हमें वैल्यूज आ जाती है tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा, राइट। सो हमें क्या पता चल गया कि tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा बाय p प्लस q cos थीटा। q थीटा p की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, आप क्वेश्चन की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके एंगल बता सकते हो। तो हमने हमने फॉर्मूला निकाल दिया ना वेक्टर का, अगर दो वेक्टर ऐड करना है तो मैं अब उसकी मैग्नीट्यूड भी बता सकता हूँ फॉर्मूला से और डायरेक्शन भी बता सकता हूँ। और हमारा टारगेट ये था कि हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो हमारे वेक्टर को ऐड करके उसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों दे पाए, राइट। तो बच्चों बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद करना भी बहुत इजी है, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया कि ये p प्लस का होल स्क्वायर है, बस cos थीटा लगाना है, राइट। और ये जो है ये सिंपली याद रखना है, ऊपर sin थीटा नीचे cos थीटा, दोनों किसके साथ में, q के साथ। एक नंबर जो बीच में आ जाता है वो आ जाता है p। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर होगा तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। बट ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, राइट। आपके एंट्रेंस में भले ही ये ना पूछे, लेकिन आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इजी डेरिवेशन है, आपको नंबर स्कोर आपके लिए दे देगा। चले आगे। अब अगर हम कोई भी चीज सीखते हैं तो सेकंड चीज क्या करते हैं, हम उसको अप्लाई करते हैं, राइट। तो हम अप्लाई करेंगे इसे क्वेश्चन में, राइट। तो पहले हम इसका फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमें क्या है, राइट। When two vectors p and q are added, the resultant vector will have a magnitude p square plus q square, p square plus q square plus 2pq cos q, राइट। एंड सेकंड चीज जो ये बोलता है वो ये बोलता है कि अगर मुझे वैल्यू चाहिए एंगल की, राइट, तो रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल with respect to side AB and that alpha is tan inverse q sin theta plus pq cos theta, ठीक है। इससे डरने की जरूरत नहीं बच्चों, हम इस चीज को सीखेंगे, लेकिन अभी सिंपल टर्म्स में हम ये सीख लेते हैं
कि भाई tan इनवर्स इनवर्स नहीं लिखना है, हम इस tan इनवर्स को हटा देते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं tan अल्फा। ठीक है, हम tan अल्फा लिख लेते हैं और tan अल्फा की वैल्यू जो है वो ऐसे हम निकाल देंगे, राइट। सो हमें एंगल मिल गया और हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, मतलब हमें वेक्टर मिल गया। हम वेक्टर को ऐड करना सीख चुके हैं फॉर्मूला को यूज करके, और उसी के फॉर्मूला को डिराइव भी हमने किया, राइट। देखो बहुत इजी हो गया, सिंपल सिंपल चीजें जुड़ते जा रही है और वो हमारे कॉम्प्लिकेटेड कांसेप्ट्स को भी इजी बनाती जा रही है, राइट। हम इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं ना। स्पेशल केसेस, राइट। अगर आप स्पेशल केसेस देखते हैं, ठीक है, तो स्पेशल केसेस का पहला काम जो है, क्या काम है? पहला काम ये है कि भाई जब थीटा 0 होगा तो, राइट, और थीटा 0 का होता है पैरेलल वेक्टर्स, ये याद रखिएगा, पैरेलल वेक्टर्स का थीटा जो है, थीटा क्या है बच्चों? थीटा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, राइट। तो जब आप पैरेलल वेक्टर्स बनाएंगे तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री, राइट। सो आप पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा कितना डालेंगे? 0 डिग्री ना। अगर हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें आता है p स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 प्लस q स्क्वायर, राइट। cos 0 की वैल्यू अगर आप पिछले साल टेबल 10 से आपके 10 से क्या कहा था, cos 0 जो होता है वो 1 होता है, राइट। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये हट गई, ये आ गया p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर ना। ये देखा लग रहा है ना, कहां लिखा है? फैक्टराइजेशन में लिखा है, एक्सपांशन में देखा है, बहुत जगह इसको यूज किया है। ये है p प्लस q द होल स्क्वायर, राइट। तो p प्लस q द होल स्क्वायर अगर ये है तो हम इसे लिख सकते हैं p प्लस q द होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो, अब अगर आपको रूट निकालना है तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर पहले आए प्लस बाद में, फिर से बोल रहा हूं, क्या है? स्क्वायर पहले प्लस बाद में, ठीक है। अभी हम एक केस देखेंगे जिसमें स्क्वायर बाद में आएगा प्लस पहले आएगा, ठीक है। तो हमने स्क्वायर और रूट उन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल कर दिया और हमारी वैल्यू आ गई मॉड p प्लस q, राइट। और इसका tan अल्फा जो है दैट विल बिकम 0 डिग्रीज, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये 0 है। अच्छा, अगर आप याद करें हमने पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या बोला था? दोनों वेक्टर्स को ऐड करो और दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन दो, ये भी तो बोल रहा है भाई, एंगल अभी भी 0 डिग्री और दोनों वेक्टर को ऐड कर दिया, मतलब हमारा पैरेललोग्राम लॉ हमारे पैरेलल वेक्टर्स के लॉ को फॉलो करता है, राइट। वो बता रहा है कि भाई पैरेलल वेक्टर्स जो मैंने तुम्हें बताया था वो यहीं से आया था, यहां से मैंने वो तुम्हें बता दिया था कि पैरेलल वेक्टर्स है तो दोनों वेक्टर ऐड कर दो और दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट भी है, राइट। तो हमें आ गया डायरेक्शन इसका ना, अल्फा 0 मतलब सेम एज बोथ वेक्टर्स, राइट, दोनों वेक्टर के डायरेक्शन से मैच हो जाए। सो हमें आ गया मैग्नीट्यूड और हमें आ गया डायरेक्शन फॉर पैरेलल वेक्टर्स। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इट्स अ स्पेशल केस, राइट। थीटा की वैल्यू स्पेशल है, हमें 0 दे दी गई है, और या तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोलेगी टू पैरेलल वेक्टर्स, जैसे ये टू पैरेलल वेक्टर्स दिखेगा ना थीटा को 0 लगेगा, ठीक है। जैसे ही वो बोलेगा टू पैरेलल वेक्टर्स, आपको डायरेक्ट थीटा को 0 डालना है, बिना सोचे बिना कंफ्यूज। वो कंफ्यूज कितनी भी करने की कोशिश करे, टू पैरेलल वेक्टर्स का आइडिया जो है वो बस इतना है कि उसका थीटा जो है वो 0 होता है। सेकंड स्पेशल केस क्या है हमारे पास में? थीटा 180 डिग्रीज एंटी पैरेलल वेक्टर्स, राइट। सो एंटी पैरेलल वेक्टर्स अगर हम देखते हैं तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स की कहानी जो है वो इतनी है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, राइट। सो अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है तो दूसरा वेक्टर जो है वो ऐसे जा रहा होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें इसको पैरेलली अगर मैं शिफ्ट करता हूं, राइट, इसको जाके यहां पे शिफ्ट कर देता हूं तो इन दोनों के बीच का एंगल देखिए 180 डिग्री। देखो टेल टू टेल जॉइन किया मैंने फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था कि टेल टू टेल जॉइन किए बिना एंगल नहीं निकालना। एंगल निकालने के लिए आपको हमेशा टेल टू टेल जॉइन करना, राइट। सो हमें पता चल गया कि भाई एंटी पैरेलल वेक्टर जब बोलेगा तो फटाक से थीटा कितना डालना है? 180 डिग्री, राइट। तो थीटा को 180 डिग्री डालेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है। देखिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 180, राइट। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर्स देखे होंगे और उसे समझा होगा या मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा तो cos 180 जो है, देखो cos 0 जो है, cos 0 जो है, राइट, cos 0 की कहानी जो है तो यहाँ पे ये cos 0 है, cos 0 जो है वो राइट साइड पॉजिटिव 1 है, तो अगर cos 180 जाएगा तो लेफ्ट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा? -1। सिंपल तरीका याद रखने का,
ठीक है, तो cos 0 अगर 1 था तो cos 180 कितना हो जाएगा, cos 180 हो जाएगा आपके लिए -1, तो इसकी वैल्यू क्या डलेगी, -1, राइट। और हमारा फॉर्मूला चेंज होकर क्या बन जाएगा, देखिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। फिर से कुछ याद आया, ये आया हमें क्लियर कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq इज द फॉर्मूला फॉर p माइनस q द होल स्क्वायर, राइट। तो जब भी हम ध्यान देंगे इस चीज पे तो हमें ये चीज क्लियर होती है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq बिकम्स द फॉर्मूला फॉर p माइनस q द होल स्क्वायर, राइट। अगर p माइनस q द होल स्क्वायर आ गया तो मेरा रिजल्टेंट क्या होगा, ये फिर से स्क्वायर बाहर है रूट के साथ में, स्क्वायर और रूट साथ में, ये दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, बचेगा आपके पास में मॉड ऑफ p माइनस q। ये तो कहानी होगी मैग्नीट्यूड की। फिर कहानी है डायरेक्शन की, राइट। डायरेक्शन क्या बोलता है, ये बोलता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विद लार्जर मैग्नीट्यूड, राइट। सो ये बोल रहा है कि इट शुड गो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विद लार्जर मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये कहानी थोड़ी सी कंपेयर करते हैं एंटी पैरेलल से फटाफट एक बार। एंटी पैरेलल ने क्या बोला था, बड़े वेक्टर से छोटा वेक्टर माइनस कर दो, इसलिए मॉड लगा हुआ है, बड़े वेक्टर में जो छोटा वेक्टर माइनस होगा आपको आ जाएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किसका लेगा, इसने जो कहा सेम चीज हमने कही थी। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर जो है वो हमारे इनिशियल स्टेप्स, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग को कंफ्यूज नहीं कर रहा है, हमने जो भी डिराइव किया था वो यहीं से डिराइव था, राइट। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स हमने देखा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स जो है वो हमारी हेल्प कर रहा है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स को क्लियर करने में, राइट। फॉर्मूला तो हमें मिल गया, पता चल गया था कि भाई -1 तो बड़े से छोटा और बड़े वाले का डायरेक्शन दे, सो दिस बिकम्स द सेकंड स्पेशल केस इन पैरेललोग्राम लॉ, राइट। नाउ अगर हम यहां देखते हैं अब, ओके, सो ये चीज जो है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इसको समझना बहुत जरूरी। ये क्या कह रहा है कि यार दो वेक्टर्स अगर मेरे पास है, राइट, मेरे पास में अगर p वेक्टर है और q वेक्टर है, मुझे एंगल नहीं पता इनके बीच का, मुझे पता है दो वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं स्पेस में, ठीक है, कौन से एंगल में है मुझे नहीं पता। ये कहता है कि यार इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है p प्लस q वेक्टर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे बड़ा नहीं हो सकता भाई। दो वेक्टर को ज्यादा से ज्यादा अगर ऐड कर रहे हो तो जोड़ दोगे, उससे ज्यादा क्या करोगे, ऐड कर सकते हो, राइट। वो ऐड हो गए, ऐड होके हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली। अगर उसी चीज को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, अगर आप अपोजिट एंटी पैरेलल करते हो तो मिनिमम कितना देगा, मिनिमम देगा आपको p माइनस, राइट। सो मिनिमम एंड मैक्सिमम, मतलब दो वेक्टर अगर पता है एंगल नहीं पता है तो तुम ये चीज तो बता सकते हो ना कि भाई इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू। तो ये यही कह रहा है कि भाई रिजल्टेंट जो है वो हमेशा p माइनस क्यू से बड़ा होगा या इक्वल टू हो सकता है, राइट, और p प्लस क्यू से इक्वल होगा या छोटा होगा। इससे ऊपर नहीं जा सकता, मतलब इसके ऊपर नहीं जा सकता और इसके नीचे नहीं जा सकता। सर क्वेश्चन तो बताओ, सब कहानी बताओ क्या, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन बताना तो बहुत जरूरी है हमें, राइट। तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन से इस चीज को समझें, राइट, हमें ये चीज अप्लाई करनी है हमारे क्वेश्चन से, राइट। अब उसने थर्ड केस दिया है 90 डिग्री, राइट। तो 90 डिग्री वाले केस को अगर हम देखते हैं तो 90 डिग्री वाला केस हमें पता है कि cos 90 जो है वो हो जाता है 0, राइट। तो अगर हम 90 डिग्री वाला केस देखते हैं तो बहुत सिंपल है, cos 90 बहुत अच्छा है, ये इसको लेके घुमा के 0 कर देता है, बोलता है भाई 0 भगा दो, टूबी चाहिए नहीं, हमें यूज ही नहीं करना है, राइट, हमें टूबी की यूज नहीं करना है, तो काम इजी हो गया इस वजह से यूज करा के। सर इसका रूट लेते हैं और लिख देते हैं p प्लस q, बस यही तो गड़बड़ है भाई। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का रूट अगर करोगे तो ये प्लस तो बीच में है ना, अभी स्क्वायर जो है वो पूरे पे नहीं है, प्लस में इसको रोक के रखा हुआ है दोनों कॉलम में कि भाई मैं स्क्वायर रूट के बाहर नहीं जाऊंगा, राइट। अगर ये प्लस ब्रैकेट के अंदर होता और स्क्वायर होता तो स्क्वायर बाहर है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता है, लेकिन अभी स्क्वायर ने उस प्लस के साथ में जोड़ी बनाई हुई है, वो बोलता है मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो ये रूट नहीं कर सकते, आपको ये वैल्यू निकाल के फिर आपको आंसर निकालना होगा, ये आप नहीं कर सकते, राइट। तो मैग्नीट्यूड तो मिल गया, नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है डायरेक्शन।
राइट। सो डायरेक्शन अगर हमें देखना है इसमें, सो डायरेक्शन हमें मिलता है q sin 90 अपॉन p प्लस q cos 90, राइट। तो ये बोलता है अगर आप इसको अरेंज करते हैं तो सिंपली tan अल्फा क्या आ जाता है 2 बाई, जो कितना सिंपल सा प्यारा फॉर्मूला बना, यहां भी प्यारा फॉर्मूला बना है और यहां भी प्यारा फॉर्मूला बना है। स्पेशल केसेस का काम ही है भाई, वो तुम्हारा काम इजी कर रहे हैं। स्पेशल केस क्यों है? क्यों आपका काम इजी कर रहे हैं, अल्फा की वैल्यूज दे रहे हैं, पी क्यू की वैल्यू दे रहे हैं, एंटी पैरेलल पैरेलल या परपेंडिकुलर वेक्टर्स बता दे रहे हैं, राइट। और परपेंडिकुलर वेक्टर्स बता के आपकी आइडिया को क्लियर कर, तो ये तो समझिए, राइट। तीन चीजें हमने सीखी, पैरेलल वेक्टर्स में थीटा 0 डाला जाएगा, इससे हमें आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट का p प्लस q। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में थीटा 180 डिग्री डाला जाएगा, हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा मॉड t माइनस q। मॉड t माइनस q इसलिए लिखा जाता है कि बड़े से छोटा माइनस। और अगर हमने दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर ले लिया तो परपेंडिकुलर वेक्टर लेने पे हमारी वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है रिजल्टेंट की p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का रूट, और एंगल आ जाता है q बाय e। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो। इसमें कोई भी चीज अगर नहीं क्लियर होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो चीज हम क्लियर करेंगे, राइट। आ गए हम क्वेश्चन पे, राइट। क्या कहानी बोल रहा है, two forces whose magnitude are in the ratio 3:5 gives resultant of 28 Newton. Angle between them is 60 degrees. Find the magnitude of the forces. क्वेश्चन पढ़ो, समझो, हजम करो, उसके बाद में अटेम्प्ट करो। हमेशा याद रखना क्वेश्चन पढ़ना आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। कहानी ये है कि दो फोर्सेस है, राइट। एक दो फोर्सेस हमारे पास में, मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5 गिव्स अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, राइट। तो अगर हम इस चीज को यूज करते हैं तो हमें ये पता है कि या तो रेशियो प्रोपोर्शन क्या बोलता है, अगर नंबर 3:5 के रेशियो में है, राइट, ये फर्स्ट फोर्स ये सेकंड फोर्स, तो हम क्या कर सकते हैं, हम F1 को 3x ले लेंगे और F2 को 5x ले लेंगे। याद आया कि नहीं आया? यार रेशियो में क्वेश्चन बताया था कि नंबर रेशियो में, इसका मतलब ये थोड़ी 3 और 5 हो गया, क्यों 6 और 10 भी हो सकते हैं, उसका रेशियो 3 और 5 होता है, राइट। तो हमें नंबर तो नहीं पता है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि भाई 6 और 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, हमें वही ढूंढना है कि किससे मल्टीप्लाई करें, राइट। तो हम वो किससे मल्टीप्लाई करें को x ले लेंगे, किससे मल्टीप्लाई किया, x से। तो हमारा फोर्स क्या बन गया, पहला फोर्स बन गया 3x, दूसरा बन गया 5x। अब अगर ये स्केलर होता तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्यों, इसको ऐड करते और टोटल 28, लेकिन अब टोटल 28 डायरेक्टली नहीं लिखा जा सकता, क्यों बच्चों जी, वेक्टर को जोड़ते समय वेक्टर की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों कंसीडरेशन में ली जा सकती है। आपको इसको अकेला नहीं छोड़ना है कि भाई नंबर ले लो एंगल को बाद में देखेंगे, ये करोगे तो वेक्टर भी धोखा देगा, नंबर भी खा जाएगा, ठीक है। तो ये बोलता है कोई नहीं, हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या बोलता है, एक ऐसा वेक्टर ले लो, एक ऐसा वेक्टर ले लो, इनके बीच का एंगल ऑलरेडी आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला वेक्टर समझो 5x ले लो और 3x, सर ऊपर वाला 5x ले लो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। हमें तो सिर्फ पता करना है कि फॉर्मूला के लिए हमारी ए बी या पी क्यू की वैल्यू कितनी है, राइट। थीटा तो दिया हुआ है, चलो तो पहले हम वही काम करते हैं कि हम वैल्यू निकालते हैं हमारे रिजल्टेंट की, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा रूट टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, राइट। उसके बाद में क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x इंटू 3x इंटू कॉस 6। फॉर्मूला याद करो, टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, राइट। सो टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। आंख बंद करके फॉर्मूला लगा दिया हमने। चलो कहानी क्या बोलती है, कहानी ये बोलती है कि भाई इसकी वैल्यू जो निकलेगी 5x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर हो जाता है 25x स्क्वायर प्लस ये 3x स्क्वायर है तो ये हो जाता है 9x स्क्वायर, ये हो जाता है 30 और cos 60 होता है हाफ, इसकी वैल्यू जो है वो है हाफ, राइट। सो ये 2 कैंसिल, तो ये बन जाता है प्लस 5 3 15x स्क्वायर,
ठीक है। अब फायदा ये हुआ कि ये 25, ये 15, ये 9, सो 25 प्लस 15 मैंने किया तो मुझे वैल्यू आ गई इस वेक्टर की। अच्छा, इसमें ऑप्शंस जो है बच्चों गड़बड़ है, ठीक है, ऑप्शंस पे ध्यान देना, ठीक है, ऑप्शंस आई थिंक इसमें मिस्टेक है। तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं, आंसर निकालते हैं, ठीक है। आंसर क्या कहता है, तो आंसर ये कह रहा है कि 25x² and 9x² is 15x², राइट। तो ये हमें आ जा रहा है टोटल रूट 40, ये 40, ये 9, 49x², राइट। और रिजल्टेंट दिया कितना है मुझे, रिजल्टेंट दिया है मुझे 28। ये आप डाल सकते हैं, देखो अब 28 क्यों डाल सकते हैं, बिकॉज मैंने विथ डायरेक्शन फॉर्मूला लगाया ना, विथ डायरेक्शन फॉर्मूला है, राइट। तो विथ डायरेक्शन फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, तो उसमें मैं रिजल्टेंट 28 लिखता हूं, राइट। सो ये 28 हो गया, ये हो गया 49x² व्हिच इज 7x। यहां से देखो हमें क्या मिल गया, हम जो ढूंढ रहे थे, किससे मल्टीप्लाई करें, x इक्वल टू 4 से। और जैसे ही 4 की वैल्यू डालोगे आपको दोनों फोर्सेस, ये हो जाएगा 3 4 12 न्यूटन का फोर्स, और ये हो जाएगा 5 4 20, राइट। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे आप इस पे ध्यान रख दीजिए, बिकॉज ये चीज जो है ये किसी और क्वेश्चन का छप गया है। बट द आइडिया इज, इसने क्या बोला था, फोर्सेस की मैग्नीट्यूड पता करो, राइट। तो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड मैंने पता कर ली, एक फोर्स जो है मेरा 12 न्यूटन है और एक फोर्स जो है मेरा 20 न्यूटन। फिर से बताऊं, नहीं फिर से नहीं बताऊंगा, देखो रिपीट करो, समझो, फिर करो, नहीं आएगा कमेंट में पूछो, मैं उसे फिर से आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा, राइट। अरे रैंडमली क्या बताऊं, सेम चीज तो की, f1 f2 का रेशियो पता था, f1 और f2 x के टर्म में निकाला, रिजल्टेंट के फॉर्मूला में f1 f2 की वैल्यू डाल दी, वो वैल्यू डालने के बाद में उसको सॉल्व किया, रिजल्टेंट की वैल्यू दी हुई थी, वो सब्स्टिट्यूट करके x आ गया, x को वापस डाला, मुझे दोनों फोर्सेस मिल गए, राइट। चले आगे, चलो चलो, ये बोलता है द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आर इन द रेशियो 4:3, द फोर्सेस आर इन द रेशियो। यार मैक्सिमम मिनिमम की कुछ कहानी अभी सुनी थी ना, क्या कर रहा था वो, कहता था यार दो फोर्सेस ले लो, चलो दो फोर्सेस ले लेते हैं, एक फोर्स लेते हैं ए, ए जो है वो मैक्सिमम मतलब बड़ा है, मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे, हम बोलते हैं ए इज द लार्जर फोर्स, राइट। सो ए जो हमारा है वो लार्जर फोर्स, समझ रहे हैं बच्चे यहां तक। यार दो फोर्सेस बोले, दो फोर्सेस ले लेते हैं, ए लार्जर फोर्स ले लो, बी स्मॉलर फोर्स ले लो, राइट। सो लार्जर फोर्स मिल गया और स्मॉलर फोर्स मिल गया, लार्जर फोर्स और स्मॉलर फोर्स दोनों को हमें क्या बताया है, देखो दोनों का रेशियो नहीं बताया, दोनों का रेशियो पूछा है, मतलब ये पूछा है, यहां पे अगर आप लिखना चाहो तो आपको पूछा है कि A:B का वैल्यू लिखो या B टू, राइट। इसने ये नहीं बताया बड़े से छोटा डिवाइड करना है, छोटे से बड़ा डिवाइड करना है, हम वो क्वेश्चन के हिसाब से, राइट। A:B निकालो या B/A निकालो, ये वैल्यू मैच करो, लेकिन इसे बताया गया, उसने बोला मैक्सिमम और मिनिमम बताऊंगा और उसका रेशियो बताऊंगा। चलो तो मैक्सिमम हमने क्या देखा था, मैक्सिमम जब होता है, मैक्सिमम राइट अपॉन मिनिमम, इन दोनों का क्या, इन दोनों की वैल्यू है 4:3, ये तो दिया हुआ है। अब मैक्सिमम जो था वो हमने क्या कहा था कि यार मैक्सिमम कोई दो फोर्स कितना जा सकता है, रिजल्टेंट कितना जा सकता है, A+B, मिनिमम कितना जा सकता है, A-B। मॉड इसलिए हटा दिया कि मुझे पता है कि A B से बड़ा है, मैंने वैल्यू ऐसे दी, राइट। तो मेरे को मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, A-B मुझे पता है पॉजिटिव ही होगा, राइट। सो A+B मेरी मैक्सिमम है, A-B मेरी मिनिमम है, ये हो गया 4/3। कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, जस्ट आंख बंद करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमें 3A + 3B इज इक्वल टू 4A - 4, राइट। अब अगर इसको हम रीअरेंज करते हैं तो ये यहां आ जाता है, ये हो जाता है 7B और ये हो जाता है 1, राइट। तो हमें क्या आ रहा है, हमें अगर हम यहाँ पे B नीचे ले जाते हैं तो 7/1 इज इक्वल टू A/A, इसी की वैल्यू यहां पूछी गई थी,
कहा था मैंने क्वेश्चन पढ़ना आपकी हेल्प करेगा, राइट। क्वेश्चन बताएगा कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई मैं मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो दे रहा हूँ, फोर्सेस का नहीं दे रहा हूँ, फोर्सेस का तुमसे पूछ रहा हूँ। तो मैंने फोर्सेस ले ली, अज्यूम कर ली, और फोर्सेस अज्यूम करने के बाद में मैक्सिमम और मिनिमम हमको पैरेललोग्राम से मिल चुका है, राइट। तो मैंने मैक्सिमम निकाला, मिनिमम निकाला, उनका रेशियो जो है मुझे दिया हुआ था, उसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, और मेरे को आ गया कि A/B यानी हमारे फोर्सेस का रेशियो जो है वो 7:1 है। आई होप यहां तक क्लियर है। The resultant of two forces, one double the other in magnitude, is perpendicular to the smaller of the two forces. The angle between the two forces is. The resultant of two forces, one double the other. कौन किसका डबल है? Forces. कोई एक फोर्स अगर x है तो दूसरी 2x है, राइट। रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर है स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस, भाई छोटी वाली के परपेंडिकुलर है, राइट। ये बोलता है दोनों के बीच का एंगल बता दो मुझे। अब देखो रिजल्टेंट नहीं पूछ रहा है, फोर्सेस नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है मुझे एंगल बता दो, मैं संतुष्ट, राइट। चलो देखते हैं। अब हमें एक चीज पता है कि हमारा एक फोर्स जो है, राइट, समझो अगर F1 जो है वो F है, तो F2 जो है वो 2F होगा। कैसे पता चला? वन डबल दी अदर, राइट। नहीं समझा? समझ गए। सो बेसिकली वन डबल दी अदर मतलब F1 F है तो दूसरा 2F है, राइट। अच्छा मैं 1 2 क्यों ले रहा हूं? तो मुझे क्या पता है F की वैल्यू क्या है। ऐसा भी हो सकता है एक 10 और 20 हो, एक 100 और 200 हो, भाई डबल ही हो सकता है, इतना पता है, डबल कर दिया मैंने F की वैल्यू, ठीक है। अब देखो आइडिया ये है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल ऑफ द अदर, मैंने वैल्यू ले ली। अब देखो क्या बोल रहा है, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर, तो चलो स्मॉलर वाला बनाते हैं। ये हमारा स्मॉलर वाला F है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर क्या है? 2F ना, रिजल्टेंट बाकी ना, भाई ये तो बोला ना रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द, तो ऑब्वियस ही बात है रिजल्टेंट क्योंकि बीच में निकलना चाहिए, हमारे डायगोनल बनना चाहिए, तो हमारा जो दूसरा 2F है वो ऐसा कुछ होगा, राइट। तो ये हमारा 2F है। अब एक काम करते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ हमने सीखा है, तो हम पैरेललोग्राम लॉ को यूज करते हैं, हमें फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं। देखो ऐसे इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। कैसे करेंगे? यहां से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे और यहां से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या बता है, ये 2F है, ये F है, ये भी F है, ये भी 2F। हमें चाहिए ये पूरा एंगल, पूरे एंगल में से ये 90 पता है, इसको थीटा। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है? सिंपल बात ये बोल रहा है कि भाई ये 2F, ये F, ये F, ये 2F, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। दो वेक्टर्स दिए थे, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर था, रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर्स के बीच में होना चाहिए, तो मेरा दूसरा वाला वेक्टर वहां था। मुझे कैसे पता चला नीचे F लेना है? वो बोलता है भाई स्मॉलर वाले से परपेंडिकुलर है, बड़े वाले से परपेंडिकुलर नहीं है, तो बड़े वाले से परपेंडिकुलर नहीं है ना। अब देखो अगर मैं ये वैल्यू पूरी, मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, जस्ट रिमेंबर कि मेरे को ये नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा दूसरा नाम दे देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको दे देते हैं अच्छा सा नाम, ठीक है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। और एक वेक्टर ऐसे गया, ऐसे गया, ये रिजल्टेंट, और इसको हम दे देते हैं पूरा एंगल हमारा थीटा है, और इसको थोड़े टाइम के लिए हम बीटा बोलते हैं, ठीक है। ये जो एंगल है ये बीटा, कंफ्यूज नहीं होना, अल्फा बीटा गामा एबीसीडी जो लेना है वो ले सकते हो, ठीक है, उसमें कोई नहीं है। देखो लेकिन हमें फायदा हो गया ना, अगर हम ट्रायंगल एओबी को देखते हैं, उल्टा ट्रायंगल है, ठीक है, ध्यान से देखना, एओबी, ये हमारा ए है, ये हमारा ओ है, ये हमारा बी है। हमें ये पता है कि ये 2F है और ये F है, और मुझे ये एंगल अल्फा चाहिए। क्या चाहिए? अगर आप 10th में याद करो क्या सीखा था आपने, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में जो चाहिए वो बताएगा कि साइन यूज करना है कि कॉस यूज करना है कि टैन यूज करना है। हमें चाहिए अल्फा जिसका अपोजिट और हाइपो पता है। अपोजिट और हाइपो कौन बताता है? साइन अल्फा।
राइट। सो साइन अल्फा हो जाएगा आपका f/2f, है ना, अपोजिट एफ है, या बोल सकते हो परपेंडिकुलर एफ है इस केस में, राइट। और हमारा हाइपोटेन्यूज जो है वो 2f, ये कट गया। साइन अल्फा कितना आ गया बच्चों, साइन अल्फा आ गया 1/2। टेबल अगर याद है तो ये हो जाएगा साइन थीटा। दोनों की कहानी साइन है, साइन को अवॉइड कर देंगे, अल्फा हो जाएगा हमें। आंसर आ गया, नहीं आया यार, तभी तो आए। 30 थोड़ी पूछा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है भाई, थीटा निकालना है, राइट। तो थीटा अगर आप देखोगे तो थीटा क्या है, थीटा 90 डिग्री प्लस बीटा है। मैं क्या समझ में अल्फा लिख दिया, ये बीटा है ना, यहाँ भी बीटा है। हो जाती है गलती, सबसे होती है गलती, होती है। चलो बीटा, राइट। अब बीटा की वैल्यू जो है मुझे पता है 30 डिग्री है, मुझे पता है कि ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 30, हमें आ गया एंगल 120। फॉर्मूला तो भरोसा, फॉर्मूला के भरोसे देखो नहीं सॉल्व होता, अंडरस्टैंडिंग के भरोसे तो बस होता है, राइट। फॉर्मूला तो टूल है यार, यूज कर भी सकते हो, नहीं यूज भी कर सकते। जैसे यहाँ तो हमने यूज ही नहीं किया ना, रिजल्टेंट यूज किया, राइट, ना हमने एंगल यूज किया, जबकि एंगल निकालना था हमको, राइट। लेकिन हमने ये चीज सोची, क्या सोचा यार, अगर हमें एंगल निकालना था, राइट, तो एंगल की कहानी ये बोलती है कि मेरा जो पैरेललोग्राम है वो तो कंप्लीट ही होना चाहिए रिजल्टेंट के लिए। तो अगर मुझे ये फोर्स और ये रिजल्टेंट तीनों पता है ना, वैल्यू में एंगल से, तो एंगल से अगर मुझे पता है तो मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूं, और फिर जो पता है उससे एंगल निकालूंगा, ठीक है। सो प्लीज प्लीज फॉर्मूला पे डिपेंडेंट मत हो जाइएगा, फॉर्मूला बहुत अच्छी चीज है यूज करने के लिए, लेकिन आपको याद रखना है कि बिना फॉर्मूला के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर आप समझ रहे हो कि आपको क्या, ठीक है। अब यहां तक की कहानी तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स की थी, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हम अपनी वेबसाइट पे डालेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, इसमें और ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करना है। आप उसे डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो चीजें नहीं आएंगी हम उसे कवर करेंगे। अगला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वेक्टर्स में, व्हिच इज सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, राइट। सबट्रैक्शन या जोड़ना तो सीख लिए, घटाना तो सीख लिए। एक चीज है ना, a माइनस बी अगर एंटी पैरेलल है, लेकिन एंटी पैरेलल वाला केस फिर से एक स्पेशल केस हो जाता है ना, हमें स्पेशल केसेस के लिए तो जानना ही है, लेकिन हमें कोई भी रैंडम केस के लिए भी पता होना चाहिए कि हम सबट्रैक्शन कैसे करेंगे, राइट। So subtraction of vectors will be our next topic, and we'll see what kind of questions are there, what kind of theory is there, what kind of derivation is there. पैरेललोग्राम लॉ को यहाँ भी यूज करना होता है, कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजों के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स पूछते रहिए, सारी चीजें अपनी क्लियर करते रहिए। जब तक आपके बेसिक क्लियर रहेंगे तब तक फिजिक्स आपको दिक्कत नहीं देगी। थैंक यू।